वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडू अचीव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कल अपन ने महमूद गौरी और पृथ्वीराज के बारे में पढ़े थे। आज अपन दिल्ली सल्तनत की स्थापना एवं कुतुबुद्दीन ऐबक और गुलाम वंश का इतिहास पढ़ेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1526 ईस्वी, दिल्ली सल्तनत का आरंभ। तो आज के इस डीप डाइव में हमारे पास ना एक बहुत ही शानदार स्लाइड डेक है। मतलब बेहतरीन नोट्स हैं आज चर्चा के लिए। बिल्कुल, और ये नोट्स बहुत काम के होने वाले हैं। हाँ, तो हमारा आज का जो मेन मिशन है ना, वो ये है कि इन स्लाइड्स में से कंपटीशन एग्जाम्स के लिए जो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं उन्हें निकाला जाए। सही कहा आपने, क्योंकि अगर हम 1206 से 1526 के समय को देखें तो ये भारतीय इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। टर्निंग पॉइंट मतलब कैसे? देखिए, ये सिर्फ राजाओं या शासकों के बदलने की कहानी नहीं है। ये पूरी की पूरी राजनीतिक और जो सांस्कृतिक व्यवस्था थी ना, उसके बदलने की शुरुआत है। अच्छा, मतलब एक पूरा सिस्टम चेंज हो रहा था। बिल्कुल, एक नई संस्थागत संरचना बन रही थी उस समय। तो चर्चा के नियम बहुत साफ हैं। आज हम हर एक स्लाइड की हेडिंग पर बहुत बारीकी से बात करेंगे ताकि कोई भी एग्जाम ट्रैप छूट ना जाए। एकदम सही अप्रोच है ये। तो पहली स्लाइड की हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। हेडिंग है दिल्ली सल्तनत के 5 राजवंश, और साथ में एक सवाल भी है कि इतिहासकार इसे गुलाम वंश के अलावा और क्या कहते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। हाँ, मतलब अगर हम इसे एक रिले रेस की तरह देखें ना, जहां सत्ता की बैटन एक वंश से दूसरे वंश को दी जा रही है, तो हमारे पास 5 टीमें हैं। 5 अलग अलग राजवंश। हाँ, जैसे गुलाम वंश जो सबसे पहला था, फिर खिलजी जिनका कार्यकाल सबसे छोटा रहा, उसके बाद तुगलक जिनका राज सबसे लंबा चला, सही, फिर सैयद, और आखिर में लोदी जो कि अफगान शासक थे। लेकिन मुझे एक बात खटक रही है यहाँ। क्या बात? ये गुलाम वंश, मतलब एक राजा गुलाम कैसे हो सकता है? ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा विरोधाभास लगता है मुझे। जिसके पास पूरी सत्ता है वो गुलाम कैसे? हाँ, यही तो इस दौर की सबसे दिलचस्प बात है, और इसीलिए इतिहासकार इस काल को सिर्फ एक नाम से नहीं पुकारते। अच्छा, तो और क्या कहते हैं? दरअसल गुलाम वंश नाम इसलिए पड़ गया क्योंकि ऐबक जो गौरी का गुलाम था, और उसके बाद इल्तुतमिश और बलबन, ये सब अपने शुरुआती जीवन में गुलाम थे। तो मतलब वो हमेशा गुलाम नहीं रहे? बिल्कुल नहीं। जब वो सुल्तान बने तब तक वो दास्ता से मुक्त हो चुके थे। इसीलिए इसके लिए एक और बहुत सटीक शब्द है, मामलुक। मामलुक, इसका क्या मतलब होता है? मामलुक एक अरबी शब्द है जिसका मतलब है ऐसे गुलाम जो स्वतंत्र माता पिता से पैदा हुए थे। मतलब जन्म से गुलाम नहीं थे। हाँ, और बाद में वो अपनी काबिलियत के दम पर बड़े पदों तक पहुंचे और दास्ता से आजाद हो गए। और इसके अलावा एक और शब्द इस्तेमाल होता है, आदि तुर्क। आदि तुर्क का क्या महत्व है एग्जाम के नजरिए से? इसका महत्व ये है कि इन्होंने भारत में पहली बार एक स्वतंत्र तुर्की साम्राज्य की नींव रखी थी। तो सिर्फ गुलाम वंश कहने से बात पूरी नहीं होती। समझ गई। तो ये मामलुक व्यवस्था एक तरह की मेरिटोक्रेसी थी, मतलब काबिलियत के आधार पर प्रमोशन। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। तो अब हमारी अगली स्लाइड पर आते हैं। हेडिंग है कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, उसका प्रारंभिक जीवन। ये कहानी वाकई बहुत प्रेरणादायक है। सच में, यहाँ कहानी वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ऐबक जो नाम है ना, ये एक तुर्की शब्द है जिसका मतलब होता है चंद्रमा का स्वामी। मून का लॉर्ड। हाँ, लेकिन उसकी शुरुआत तो निशापुर के बाजार से हुई, जहां उसे काजी फखरुद्दीन ने खरीदा। फिर गजनी में महमूद गौरी ने खरीद लिया। एक बाजार में बिकने वाले लड़के का सुल्तान बनने तक का सफर। वही तो मैं सोच रही थी कि गौरी की सेना में ऐसा क्या था कि एक खरीदा हुआ दास, मतलब एक गुलाम, सीधे अमीर आखिर बन गया। अमीर आखिर मतलब अश्वशाला का प्रमुख। हाँ, घोड़ों का हेड। हाँ, ये कैसे हुआ? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़े ना, तो ये उस समय की सेना की जरूरत को दिखाता है। मध्य एशिया की जो तुर्क थे, उनकी ताकत, उनके तेज घुड़सवार थे। तो घोड़ों की अहमियत बहुत ज्यादा थी। बहुत ज्यादा। और अमीर आखिर का पद उसी को मिलता था जिस पर सुल्तान को सबसे ज्यादा भरोसा हो। ऐबक ने अपनी सैन्य काबिलियत से गौरी का वो भरोसा जीता था। मतलब पूरी तरह से मेरिट बेसिस पर। एकदम। और इसी का नतीजा था 1192 का प्राथमिकता। अरे हाँ, स्लाइड में लिखा है 1192 ईस्वी का प्राथमिकता। ये हासी का क्षेत्र था ना? जी। तराइन के युद्ध के बाद गौरी ने ऐबक की असाधारण काबिलियत देखकर उसे ये हासी का एकता दिया था। ये एक गुलाम से प्रशासक बनने का उसका पहला बड़ा कदम था। तो एक तरह से उसे अपना एक एरिया मिल गया रूल करने के लिए। बिल्कुल, वो अब सिर्फ एक सैनिक नहीं रहा।
चलिए अब तीसरी स्लाइड पर आते हैं और श्रोताएं ध्यान दें क्योंकि ये एक बड़ा एग्जाम ट्रैप अलर्ट है। हाँ, यहाँ से काफी सवाल बनते हैं। हेडिंग है साम्राज्य की स्थापना और एग्जाम ट्रैप 1206 ईस्वी और ऐबक की प्रमुख उपाधियां जो कि एग्जाम फेवरेट्स हैं। तो 1206 में क्या हुआ था? 1206 में गौरी की मौत के बाद सत्ता ऐबक को मिल गई, लेकिन सबसे बड़ी बात साम्राज्य की राजधानी दिल्ली नहीं थी, राजधानी लाहौर थी। हाँ, ये बहुत बड़ा एग्जाम ट्रैप है क्योंकि लोग सोचते हैं दिल्ली सल्तनत है तो राजधानी दिल्ली ही होगी। एग्जैक्टली और तो और जिसके पास इतनी बड़ी सत्ता थी उसने ना तो अपने नाम के सिक्के चलाए, ना खुतबा पढ़वाया और ना ही सुल्तान की उपाधि ली। ये भी काफी हैरानी की बात है ना? उसने खुद को सिर्फ मलिक और सिपह सालार क्यों माना? तो इस सब का क्या मतलब है? मैं बताता हूँ। दरअसल 1206 में जब उसने सत्ता संभाली वो तकनीकी रूप से अभी भी एक गुलाम था। तो इस्लामिक कानून के हिसाब से वो सुल्तान नहीं बन सकता था। बिल्कुल सही। उसे दास्ता से आधिकारिक तौर पर मुक्ति 1208 ईस्वी में जाकर मिली थी जब गौरी के भतीजे गयासुद्दीन महमूद ने उसे एक दास्ता मुक्ति पत्र भेजा था। अच्छा, तो 1206 से 1208 तक वो टेक्निकली सुल्तान नहीं था। हाँ, और इसीलिए उसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली ताकि गौरी के बाकी वफादार सरदार उस पर कानूनी तौर पर उंगली न उठा सकें। ये एक बहुत बड़ी राजनीतिक चाल थी। क्या बात है। और फिर उसकी कुछ उपाधियां भी हैं जो एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जाती हैं। जैसे कि कुरान ख्वां। हाँ, क्योंकि वो बहुत सुरीले स्वर में कुरान पढ़ता था। और लाख बख्श, मतलब लाखों का दान देने वाला। पील बख्श, क्योंकि वो हाथियों का दान करता था। और हातिम द्वितीय, असीम उदारता के लिए। पर एक बात बताइए, क्या ये दान पुण्य बस ऐसे ही था या इसके पीछे भी कोई राजनीति थी? इसके पीछे बहुत गहरी राजनीति थी। देखिए, जब आपके पास सुल्तान की उपाधि नहीं है तो जनता और अमीरों का समर्थन कैसे मिलेगा? पैसे और ताकत दिखाकर। बिल्कुल। ये असीम उदारता दरअसल एक बहुत बड़ी राजनीतिक रणनीति थी, अपनी लेजिटिमेसी यानी वैधता बनाने की। लाख बख्श की इमेज ने उसे जनता में इतना लोकप्रिय कर दिया कि कोई उसके खिलाफ बोल ही नहीं सकता था। मतलब पीआर कैंपेन बहुत स्ट्रांग था उसका। अब ऐसा ही समझ लीजिए। चलिए अब अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। हेडिंग है भारत में इस्लामी वास्तुकला की शुरुआत, ऐबक द्वारा निर्मित प्रमुख मस्जिदें और कुतुब मीनार। वास्तुकला का हिस्सा बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि एक नए साम्राज्य को अपनी पहचान बनाने के लिए नई इमारतों की जरूरत होती है। तो ऐबक ने भारत के स्काईलाइन को कैसे बदला? इसके लिए हमें पुरानी और नई शैली का फर्क समझना होगा। मतलब पहले कैसा था और बाद में कैसा हो गया? हाँ, पहले भारत में जो पारंपरिक शैली थी वो ट्रेबिएट थी, यानी सपाट छत और बड़े बड़े खंबे। और ऐबक के आने के बाद? ऐबक के साथ अरब और बैजेंटाइन शैली आई जिसे आर्क्यूएट कहते हैं। मतलब अब इमारतों में गुंबद और मेहराब बनने लगे। अरे हाँ, गुंबद और मेहराब, ये तो बहुत अलग ही इंजीनियरिंग हो गई। बिल्कुल, इससे बहुत बड़े बड़े हॉल बिना खम्भों के बनाए जा सकते थे। तो स्लाइड में दो प्रमुख मस्जिदों का जिक्र है। एक तो दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम, जो कि भारत की प्रथम मस्जिद मानी जाती है, और दूसरी है अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा। और यहाँ स्लाइड में एक बहुत ही गजब का फैक्ट है। कौन सा फैक्ट? ये कि 2.5 दिन का झोपड़ा दरअसल चौहान राजा विग्रहराज चतुर्थ के एक संस्कृत विद्यालय को तोड़कर बनाया गया था। और आज भी उसकी दीवारों पर विग्रहराज के एक संस्कृत नाटक हरिकेली के अंश मौजूद है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। कैसा सवाल? कि कैसे पुरानी संरचनाओं का इस्तेमाल नई सत्ता के प्रतीक के रूप में किया जाता था। यह सिर्फ एक इमारत बनाना नहीं था, ये एक मनोवैज्ञानिक संदेश था कि अब यहाँ एक नया निजाम आ चुका है। पुरानी चीजों पर अपना ठप्पा लगाना। बिल्कुल। और फिर आती है कुतुब मीनार। इसमें कुछ 3 शासकों का योगदान लिखा है। हाँ, कुतुब मीनार के निर्माण की प्रक्रिया को डिकोड करना बहुत जरूरी है एग्जाम्स के लिए। तो सबसे पहले इसकी प्रेरणा कहाँ से आई? लोगों को लगता है ऐबक ने अपने नाम पर बनवाई, लेकिन नहीं, ये सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनवाई गई थी। अच्छा, ये एक और एग्जाम ट्रैप हो गया। बिल्कुल। और ऐबक ने लाल कोट के अवशेषों पर सिर्फ इसकी नींव रखी थी और पहली मंजिल बनवाई थी। सिर्फ एक मंजिल? फिर बाकी का काम किसने किया? बाकी का निर्माण उसके दामाद इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। उसने इसे कुल 4 मंजिलों का बना दिया। लेकिन आज तो वो 5 मंजिला है ना? हाँ, वो इसलिए क्योंकि बाद में फिरोज शाह तुगलक के समय में आकाशीय बिजली गिरने से 4थी मंजिल टूट गई थी, तो उसने उसकी मरम्मत करवाई और एक 5वीं मंजिल भी जोड़ दी। मतलब ऐबक ने नींव रखी, इल्तुतमिश ने पूरा किया और फिर फिरोज शाह तुगलक ने मरम्मत करवा के
5वीं मंजिल बनाई। और इतना ही नहीं, बाद में सिकंदर लोदी और यहाँ तक कि अंग्रेजों के समय में रॉबर्ट स्मिथ ने भी इसकी थोड़ी बहुत मरम्मत करवाई थी। बहुत ही कमाल का इतिहास है एक मीनार का। अब हमारी आखिरी स्लाइड पर आते हैं, पोलो के मैदान पर अंत और 1 मिनट का रिवीजन। ऐबक का अंत 1210 ईस्वी में। दो में अजय रहा वो 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान खेलते हुए। चौगान, जिसे आज हम पोलो कहते हैं। हाँ, पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर अचानक मर गया। किसी युद्ध में नहीं, एक खेल के मैदान में। नियति का खेल कह सकते हैं इसे। और उसका मकबरा भी आज के पाकिस्तान के लाहौर में ही स्थित है। लेकिन उसकी इस अचानक मौत ने एक उत्तराधिकार का संकट खड़ा कर दिया था। संकट कैसा? ऐबक के बाद उसका बेटा आराम शाह गद्दी पर बैठा, जो कि बहुत ही अयोग्य था। नाम ही आराम शाह है तो आराम ही करेगा ना। सही बात है, लेकिन एक नए साम्राज्य को मजबूत हाथों की जरूरत थी। इसलिए बहुत जल्द ऐबक का गुलाम और दामाद इल्तुतमिश ने सत्ता अपना हाथ में ले ली। चलिए, अब जाने से पहले हम स्लाइड 10 के 1 मिनट रिवीजन को तेजी से दोहरा लेते हैं। ये एसएससी और एमपीपीएससी जैसी एग्जाम्स के लिए मास्टर चाबी है। बिल्कुल, चलिए। तो संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, राजधानी कहाँ थी? लाहौर। उपाधियां कौन कौन सी? लक्ष बख्श, लाख बख्श, हातिम दुत्ते, कुरान ख्वां और पीर बख्श। और उसने सुल्तान की उपाधि कभी नहीं ली। वास्तुकला में नया क्या था? गुंबद और मेहराब का इस्तेमाल, कुव्वतुल इस्लाम और 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। और कुतुब मीनार की नींव रखी। बिल्कुल। और अंत में 1210 में पोलो खेलते हुए मृत्यु। एकदम परफेक्ट रिवीजन। तो आज का ये डीप डाइव तो बहुत ही जबरदस्त रहा। हाँ, लेकिन चर्चा को खत्म करने से पहले मैं श्रोताओं के लिए गहरा विचार छोड़ना चाहता हूँ। अरे जरूर बताइए। जरा सोचिए, अगर 1210 में लाहौर के उस पोलो मैदान में ऐबक घोड़े से नहीं गिरता और कुछ दशक और राज करता तो क्या होता? क्या होता? क्या दिल्ली सल्तनत की राजधानी हमेशा के लिए लाहौर ही रह जाती? क्योंकि ऐबक का पूरा फोकस वहीं था। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। और अगर ऐसा होता तो आज दक्षिण एशिया का राजनीतिक और जो सांस्कृतिक भूगोल है वो कैसा दिखता? ये एक ऐसा सवाल है जिस पे सब खुद विचार कर सकते हैं। वाकई ये तो एक ऑल्टरनेट हिस्ट्री वाली बात हो गई। बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट है ये। खैर, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एडुअचीव क्लासेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको सबसे पहले मिलते रहें।